प्रिय छात्र छात्रों, कल अपन ने जो विचारधाराएं पढ़ी, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। यानी निश्चयवाद में अपन ने बताया था कल कि प्रकृति अधिक शक्तिशाली है। संभववाद में बताया मानव अधिक शक्तिशाली है प्रकृति की तुलना में। और फिर आई नव निश्चयवाद, जिसमें न तो अधिक प्रकृति शक्तिशाली है न मानव अधिक शक्तिशाली है, बल्कि दोनों के बीच का क्या है, वो मार्ग है। अब देखिए 1970 का जो दशक था, उसके बाद देखिए तो दो तीन नई विचारधाराओं का और उदय हुआ मानव भूगोल में। पहली है मानवतावादी, दूसरी है आमूलवादी और तीसरी है व्यवहारवादी। मानवतावादी में देखिए, इस विचारधारा को कल्याणपरक विचारधारा भी कहा जाता है। यानी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है विचारधारा का। कहने का मतलब ये, कल्याण का मतलब लोग समृद्ध हों, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छे आवास हो रहने के लिए, आदि जो भी पक्ष है, दृष्टिकोण है, उन पर क्या दिया जाता है, इसमें ध्यान दिया जाता है और उनको ध्यान में रखते इसमें विचार अपनाया गया है। तो ये पहली विचारधारा है मानवतावादी, यानी लोगों को कल्याण के लिए कार्य करे। मुख्य रूप से संबंध है लोगों के सामाजिक कल्याण से, सामाजिक समृद्धि हो, समाज में हित हो, भलाई हो, अच्छे आवास मिले उनको रहने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आदि पक्षों को इसमें शामिल किया गया। अच्छे आवास हैं, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, जो भी लोगों का रहन सहन है उसमें पूरा सुधार किया जाए। दूसरी है आमूलवादी। इस विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता के कारण, यानी विचारधारा में देखिए लोग निर्धन हैं, गरीब हैं, बंधन में बंधे हुए, और सामाजिक असमानता है, यानी समाज में जो देखें उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समाज में देखें जाति, धर्म, नस्ल, इसके आधार पर जो भेदभाव होता है, उसमें इसमें जर्मनी के कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। कार्ल मार्क्स बहुत बड़े राजनीतिक शास्त्र विद्वान मानते, जिन्होंने समाज में देखें जो ऊंच नीच था उसके भेदभाव को समाप्त करने के लिए कार्य किया था। तो ये विचारधारा है आमूलवादी, जो निर्धनता के कारण बंधन, यानी लोग समाज में बंधे हुए, और जो सामाजिक असमानता है उसके लिए इसका उपयोग किया गया। तीसरी है व्यवहारवादी। इस विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, परजाति और धर्म पर आधारित सामाजिक वर्गों का लंबे समय तक बोध कराना था। यानी इस विचारधारा में देखें लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव मिले, और उसके साथ साथ मानव जातीय धर्म है, प्रजातिगत विशेषता है, धर्म है, आदि पर आधारित देखें तो सामाजिक जो वर्ग हैं। तो ये थी व्यवहारवादी, यानी व्यवहारवाद में प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाए लोगों को कि जाति क्या है, प्रजाति किस प्रजाति संबंधित हैं, कौन सा उनका धर्म है, इस पर आधारित देखें तो जो सामाजिक वर्ग हैं उनके अलग अलग जो समाज में बंटे हुए, उनको जानकारी मिले किस जाति संबंधित हैं, इस धर्म से संबंधित हैं, इस प्रजाति संबंधित हैं, और उनका व्यवहारिक प्रयोग करते व्यवहारिक जो अनुभव है वो लोगों को उनको जानकारी अवगत करवाई जाए। तो ये है 1970 के दशक के बाद की मुख्य विचारधाराएं, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। एक नंबर का प्रश्न आएगा तो सीधा छोटा प्रश्न पूछते हैं कि कल्याणपरक विचारधारा कौन सी है, आमूलवादी विचारधारा जो लोगों के मानवतावादी विचारधारा जो लोगों के समाज कल्याण से संबंधित है, या फिर आमूलवादी कौन सी है जो निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता के लिए, यानी निर्धनता के कारण देखें लोग बंधन में बंधे हुए और सामाजिक जो असमानता है उसके लिए देखें तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है। व्यवहारवादी में देखें तो प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीय है, परजातीय है, धर्म है, आदि पर आधारित देखें तो जो सामाजिक वर्ग थे, जो समाज में भेदभाव है, जो समाज में बंटे हुए, उनकी लंबे समय तक लोगों को जानकारी कराना, उनका बोध कराना था। बोध होता है जानकारी, समझ कराना उनको किस जाति संबंधित है, कौन सी उनकी प्रजाति है, क्या धर्म है, समाज में किस तरह से रहते हैं, और जो सामाजिक उनके लिए वर्ग बनाए गए उनकी उनको लंबे समय तक क्या होती रहे, जानकारी होती रहे। तो ये 1970 के दशक के बाद देखें तीन मुख्य विचारधारा आई, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। यानी नाम से स्पष्ट है, मानवतावादी का लोगों के कल्याण के लिए जो कार्य करती है, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसमें ध्यान दिया जाता है। इसमें आमूलवादी में देखें तो एक क्रांतिकारी विचारधारा ये, यानी क्रांतिकारी का मतलब लोगों के कल्याण के लिए देखें तो इसमें जो सामाजिक बंधन था उसको विभिन्न पक्षों के द्वारा इसमें, और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का इसमें उपयोग किया गया था। और व्यवहारवादी में देखें तो प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जाति, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित देखें तो जो सामाजिक वर्ग बनाए गए थे उनका लंबे समय तक बोध कराना, बोध होता है जानकारी कराना, समझ कराना उनको,
कि क्या जाति है उनकी, क्या प्रजाति है, क्या धर्म है। इस पर देखें तो जो सामाजिक वर्ग थे उनको लंबी समय तक उनको व्यवहार परक से अनुभव उनको करवाया जाए। तो इनमें छोटे प्रश्न आएंगे, बड़ा नहीं है कि 1970 के दशक के बाद कौन सी विचारधारा है उनका वर्णन कीजिए, या तो सीधा दो का नाम लिखना, तो मानवतावादी या आमूलवादी या व्यवहारवादी, या फिर मानवतावादी का संबंध किससे है, आमूलवादी का संबंध किससे है, व्यवहारवादी क्या है। उसके बाद लास्ट बचा अपना पाठ में मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। उसके बाद पहला पाठ पूरा हो जाएगा। सामाजिक भूगोल विषय क्षेत्र अलग है, ये मानव भूगोल के क्षेत्र अलग है। क्षेत्र मतलब छोटी छोटी शाखाएं और उपशाखाओं में मानव भूगोल को बांटा गया है। तो इसमें छोटा प्रश्न आता है कि मानव भूगोल के दो क्षेत्रों के नाम लिखे, तो सामाजिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। या फिर सामाजिक भूगोल के दो क्षेत्रों के नाम लिखे, तो व्यवहारवादी भूगोल हो गया। व्यवहारवादी व्यवहार पर परक जो पक्ष है उस पर ध्यान दिया जाता है। सामाजिक कल्याण का भूगोल है, सामाजिक भूगोल का क्षेत्र है, लोगों के सामाजिक कल्याण संबंधित है। सामाजिक मतलब समाज में रहते हुए उनको समृद्धि रहे और सामाजिक दृष्टि से रहे, तो उनका भलाई और कल्याण हो, इस पर उसमें पूरा ध्यान दिया जाता है। तो ये सामाजिक भूगोल मुख्य क्षेत्र, मानव भूगोल का क्षेत्र, और ये क्या है, उप क्षेत्र है। उप क्षेत्र उप शाखाएं होगी, इस क्षेत्र को इन्होंने बांटा है। दूसरा आर्थिक भूगोल है। आर्थिक मतलब आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, तो इसमें संसाधन भूगोल हो गया, या बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे जैसे एमए में स्नातकोत्तर में चलती हैं अलग अलग मतलब उप शाखाएं। वैसे भूगोल है, भूगोल की उप शाखाएं हैं। संसाधन में जो भी संसाधन है, मिट्टी वगैरह, इनके बारे में पढ़ना, खनिज है। कृषि भूगोल में कृषि क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी कृषि होती है, निर्वहन कृषि, जीविका निर्वहन कृषि है, रोपण कृषि है, विस्तृत कृषि है, वाणिज्य कृषि, इसके बारे में। उद्योग भूगोल में उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसमें कौन सी क्रियाएं होती हैं, इनके बारे में पूरा अध्ययन किया जाएगा। फिर राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र दो है, निर्वाचन। निर्वाचन जो चुनाव संबंधित जो भी क्रियाएं होती है वो निर्वाचन में आ जाएंगी। और सैन्य भूगोल में सैन्य की जो गतिविधियां हैं, उनके पास मानचित्र वगैरह जो सैन्य क्रियाएं होती हैं, सैनिकों से संबंधित जो होती हैं, उनमें आती हैं इसमें। तो ये है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, यानी या तो दो क्षेत्रों के नाम पूछे जाएंगे, या फिर देखा जाए तो उप क्षेत्रों के क्या पूछे जाते हैं, नाम पूछे जाते हैं। तो पहला क्षेत्र है सामाजिक भूगोल, और उसके उपक्षेत्र दो हो गए, व्यवहारवादी भूगोल और सामाजिक कल्याण का भूगोल। आर्थिक भूगोल में देखें दो उपक्षेत्र, संसाधन भूगोल या कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। और राजनीतिक भूगोल में देखें तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। यानी बड़ा प्रश्न आएगा, छोटा आएगा तो मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम लिखे, दो के लिख देना, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, या फिर राजनीतिक भूगोल। या फिर सामाजिक भूगोल में भी देखें तो इसको भी दो क्षेत्रों में बांटा गया है, व्यवहारवादी भूगोल और सामाजिक कल्याण का। व्यवहारवादी में लोगों से व्यवहारिक संबंधित क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में जोड़ा गया। और सामाजिक कल्याण में देखें तो सामाजिक दृष्टि से देखें, लोगों के कल्याणकारी योजनाएं, हित के लिए कार्य करना, उनके लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो किस में आती है, सामाजिक कल्याण में आती है। और आर्थिक भूगोल में देखें तो संसाधनों के बारे में पढ़ना, जैसे उपक्षेत्र हो गया, कृषि के बारे में पढ़ना है, उद्योगों के बारे में पढ़ना है, जो भी औद्योगिक क्रिया होती है। और चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधी व्यापार संबंधी जो भी क्रियाएं होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसके बारे में पूरा पढ़ा जाता है। तो वो किस में आएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आएगा। और राजनीतिक भूगोल में देखें तो उसके दो क्षेत्र, एक निर्वाचन और एक सैन्य। निर्वाचन में चुनाव संबंधित हो गई, और सैन्य में सैनिक क्रियाओं संबंधित जो भी गतिविधियाँ होती है वो किस में आती है, सैन्य भूगोल में आती है। तो इसके साथ हमारा पहला पाठ पूरा है, जिसमें 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। अपने पास है 5 वीडियो ये उपलब्ध हो गए आपको, अब तक हो जाएंगे, 3 पहले और 2 आज। इसमें देखें तो शुरुआत में मानव भूगोल की परिभाषाएं आपको दिखाई गई, वो याद करना। उनमें 2 में से एक परिभाषा पूछ जाती है, तो रेड जेल की एलन सैंपल की परिभाषा, या फिर मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, या फिर निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद में प्रश्न आता है कि निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे, संभववाद की कौन थे, नवनिश्चयवादी कौन थे। या फिर मानव भूगोल के किन्हीं 2 विषय क्षेत्रों के बारे में लिखिए जो 6 विषय क्षेत्र हैं। या फिर हंटिंगटन ने अपने लिखा था 2 बताएं, भौतिक दशाएं और मानवीय दशाएं। या फिर मानव भूगोल का विकास कौन सी शताब्दी में लिखा था, 18वीं शताब्दी में हुआ था। फिर प्रमुख भूगोलवेताओं के नाम है वो देखने, जर्मनी कौन थे, फ्रांस के कौन थे, अमेरिका के कौन थे, ब्रिटेन के कौन थे, 2 भूगोलवेता। और लास्ट में 1970 के दशक की जो बाद की नई विचारधाराएं जो आज अपन ने पढ़ी हैं, मानवतावादी, क्रांतिकारी और व्यवहारवादी, इनमें किन्हीं 2 के नाम। मानवतावादी का संबंध किससे है, आमूलवादी का संबंध किससे है, व्यवहारवादी का संबंध किससे है, बड़ा प्रश्न ये आएगा। या फिर मानव भूगोल के क्षेत्र
और उप क्षेत्रों के नाम, जैसे सामाजिक भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल और सामाजिक कल्याण का भूगोल, और आर्थिक भूगोल के भी उप क्षेत्र, इसी क्षेत्र की उप शाखाएं हैं। जैसे जैसे अपन ने भौतिक भूगोल में पढ़ा था ना, वैसे ही आर्थिक भूगोल आएगा अलग बड़ी कक्षा में, और उसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया। और वैसे ही राजनीतिक भूगोल के भी दो भागों में बांटा गया, निर्वाचन का भूगोल और सैन्य भूगोल। ठीक।